Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers, I am Dr. Nosheen Afshan and you are watching Dr. Nosheen Afshan YouTube. उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप बहुत खुश होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपकी बेहद मशकूर हूँ और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो हमारा आज का लेक्चर है नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें हम देखेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नैनो स्ट्रक्चर्स, their applications and fourth generation of nanomaterials. So, सबसे पहले हम देखते हैं what is nanotechnology. It is basically science, engineering and technology that is conducted at nanoscale. So now science, engineering and technology तीनों fields of study अगर हम नैनो स्केल पे करें तो कलेक्टिवली इसको हम नैनो टेक्नोलॉजी के अंडर प्लेस करते हैं। और नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ फील्ड है, एरिया ऑफ स्टडी है, ठीक है, जिसमें फिर केमिस्ट्स भी आ जाते हैं, फिजिस्ट भी, मैथमेटिशियंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंस प्रोफेशनल्स एंड सो ऑन, एंड बायोलॉजिकल एक्सपर्ट्स, बायोकेमिस्ट्स एज वेल। सो बहुत सारे फील्ड्स ऑफ स्टडी मिलके जब जनरली साइंस में आए या इंजीनियरिंग फील्ड में आए या टेक्नोलॉजी फील्ड में आए, इन सब के कलेक्टिवली नैनो स्केल पे कंडक्ट होने से हम इस एरिया ऑफ स्टडी को कहेंगे नैनो टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज नैनो स्केल? दैट इज 1 to 100 नैनोमीटर स्केल। इस स्केल को हम कहेंगे नैनो स्केल एंड जनरली 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ नैनोमीटर्स। सो इट इज सच अ स्मॉल स्केल। एंड देन अगर हम ये इन शॉर्ट डेफिनेशन कह लें या इंट्रोडक्शन, अगर हम इसी को थोड़ा सा एलेबोरेट करते हैं तो क्या आ जाएगा? नैनो टेक्नोलॉजी को जो इंस्टीट्यूट डील करता है दैट इज़ नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, उसको हम एब्रीविएट करते हैं NNI, दैट इज़ नेशनल Nanotechnology Initiative। अगर NNI के अकॉर्डिंग, और ये इंस्टीट्यूट है नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर, तो वो जो इनिशिएटिव्स लेते हैं उस पॉलिसी को हम NNI कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस NNI, द नैनो टेक्नोलॉजी इन अ ब्रॉडर सेंस, ठीक है, यहाँ इन शॉर्ट सेंस ये था, बट इन अ ब्रॉडर सेंस what would it involve? Nanotechnology in a broader sense would involve all of the following fields, and that consists of 3 fields, और वो 3 पॉइंट्स कौन से हैं? नंबर 1, that is research and technology, developed at atomic, molecular and macromolecular levels. In the length scale,
ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 to 100 नैनोमीटर। ठीक है, इसमें क्या कर दिया है कि टेक्नोलॉजी वाला फील्ड ऑफ स्टडी एक्सप्लेन किया गया है कि जब हम रिसर्च या टेक्नोलॉजी कंडक्ट करेंगे एट इधर एटॉमिक लेवल, मोलिकुलर लेवल पे या मैक्रो मोलिकुलर लेवल पे, लेकिन शर्त ये है कि वो होगी नैनोमीटर स्केल में या इन शॉर्ट नैनो स्केल में। तो उस नैनो स्केल लेवल पे जितनी भी रिसर्च या टेक्नोलॉजी बेस करेगी उसको हम एज अ फर्स्ट पॉइंट कंसीडर करेंगे इन द फील्ड ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। देन सेकेंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है creating and using structures, devices and systems। ठीक है, वो क्या हो सकता है, अगर हम डिज़ाइन करते हैं या क्रिएट करते हैं या यूज़ करते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं एक्सपेरिमेंटली, उसके बाद उनको यूज़ भी करते हैं, और वो किन को, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को, डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस को और डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम्स को दैट हैव नोवेल प्रॉपर्टीज़ और उनकी प्रॉपर्टीज़ बल्कि मटेरियल से टोटली डिफरेंट होती हैं, तो इसलिए हम कहते हैं दैट हैव द नोवेल प्रॉपर्टीज़ एंड फंक्शंस because of their small size, because of their small size। क्योंकि देखिए नैनो स्केल बहुत स्मॉलर स्केल है, इसलिए हम कहते हैं because of their small size उनकी जो प्रॉपर्टीज़ और फंक्शंस हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इनकी एप्लीकेशंस या यूजेस किन किन फील्ड्स में पॉसिबल हैं, फूड एंड ड्रिंक्स, डिफरेंट फूड इंडस्ट्री में भी नैनो मटेरियल्स का यूज़ हो रहा है, देन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी, एनर्जी प्रोडक्शन और एनर्जी के फील्ड में भी, एनर्जी कन्वर्जन के फील्ड में स्पेशली, देन कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिक्स इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो रहा है। लाइक जनरली फूड इंडस्ट्री या टेक्सटाइल, एनर्जी, कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, कुछ इंडस्ट्रीज़ ये हैं जिनमें इन नैनो मटेरियल्स का यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में है एबिलिटी to control और मैनिपुलेट, या तो कंट्रोल करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे ये नैनो स्ट्रक्चर्स की वो एबिलिटी जो या तो इनकी डिफरेंट डायमेंशंस, इनके साइज़, इनके एप्लीकेशंस को कंट्रोल करती हैं, इनकी जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबिलिटी, डिफरेंट पैरामीटर्स को कंट्रोल करने या मैनिपुलेट करने की जो इनकी एबिलिटी है ऑन एटॉमिक स्केल, ठीक है, उसकी वजह से भी हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं एज अ थर्ड पॉइंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ये किस में आता है, दैट इज़ इंजीनियरिंग में, क्योंकि एक चीज़ जब डिज़ाइन की जाती है तो उसमें ये भी देखा जाता है कि क्या इतने हाई टेम्परेचर पे ये स्टेबल भी रह सकता है या नहीं। तो अगर वो मटेरियल स्टेबल रहता है देन वी कैन conduct the further research on that material, or owing to this reason we may say that their ability to control or to sustain the temperature in general sense, but specifically इसी तरह उनकी जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं नैनो स्ट्रक्चर्स के, उनमें वो एबिलिटी होती है कि वो कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो इस लिहाज से हम इस और वो भी एटॉमिक स्केल के, नॉट एट
अदर मैक्रोमोलिकुलर स्केल पे। तो इसलिए हम इस पॉइंट को भी नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट कंसीडर करते हैं। सो ये 3 पॉइंट्स मिलके इन अ ब्रॉडर सेंस एक नैनो टेक्नोलॉजी का फील्ड बनाते हैं। So, how these nanostructures are designed? नैनो टेक्नोलॉजी में डेफिनेटली नैनो स्ट्रक्चर्स को हम डिज़ाइन करेंगे और फिर उनको यूज़ करेंगे। तो उनको बनाने के लिए हम मैन्युफैक्चरिंग का वर्ड यूज़ नहीं करते, हम सिंथेसिस का वर्ड नॉर्मली अगर स्पेसिफिकली हम देखें तो यूज़ नहीं करते, इंजीनियरिंग का वर्ड यूज़ किया जाता है। और जो नैनो स्ट्रक्चर्स इंजीनियर किए जाते हैं वो किस सिंथेटिक रूट से प्रिपेयर किए जाते हैं, उस सिंथेटिक पाथवे को हम कहते हैं दैट इज सेल्फ असेंबली। ठीक है, फिर सेल्फ असेंबली में डिफरेंट सिंथेटिक पाथवेज आ जाते हैं, वो एक अलग स्टोरी है। बेसिकली हम इनकी सिंथेसिस को या इनकी मैन्युफैक्चरिंग को, मैन्युफैक्चरिंग देखें बिल्डिंग्स के लिए होता है, सिंथेसिस किसी भी या कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए होता है। मैन्युफैक्चरिंग जैसे कोई भी हार्डवेयर मटेरियल्स होते हैं, कार बायो प्रोडक्ट्स कार पार्ट्स होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। सिंथेसिस डिफरेंट टाइप्स के जैसे सिंथेटिक यूनिट्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स वगैरह और लिक्विड्स के लिए हम सिंथेटिक का वर्ड यूज़ करते हैं। सो नैनो स्ट्रक्चर्स या नैनो मटेरियल्स के लिए हम सेल्फ असेंबली का वर्ड यूज़ करते हैं। दिस टर्म इज़ वेरी स्पेसिफिक इन दिस केस। एंड सेल्फ असेंबली के आगे 2 टाइप्स हैं। सेल्फ असेंबली, देयर आर 2 अप्रोचेज टू सेल्फ असेंबल। अच्छा, इन प्रोसेस को हम सेल्फ असेंबली कहेंगे और इसका नेमिंग वर्ड होगा टू सेल्फ असेंबल द नैनो मटेरियल्स। So to self-assemble the nanomaterials, there are 2 self-assembly approaches that are bottom-up and top-down approach. ये 2 approaches यूज़ की जाती हैं। अब हम देखते हैं bottom-up and top-down approaches क्या होती हैं। In the bottom-up approach, the nanomaterials are engineered from their component atoms or building blocks। जैसे दीवार बनाने के लिए एक ईंट होती है और ईंट क्या करती है, बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है। इसी तरह हम इसका जो बेसिक यूनिट होगा जिससे मिलके कोई भी नैनो स्ट्रक्चर बन रहा होगा उसको हम बिल्डिंग ब्लॉक कहेंगे। और वो वेरी कर सकता है, एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हो सकते हैं। जनरली बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे और वैसे वो ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं, डेफिनेटली होंगे ग्रुप ऑफ एटम्स। अच्छा, तो इसमें क्या होगा, बॉटम और अप। ठीक है, क्या होगा कि यहाँ पे उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे जो बिल्कुल नैनो स्केल साइज़ के होंगे या बहुत ही स्मॉलर एंड स्मॉलर स्केल पे होंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स, उनके यूनिट्स, और वो मिलकर एक नैनो स्केल पे एक बड़ा मटेरियल बनाएंगे। क्या होगा, फॉर एग्जांपल इनका साइज़ अगर 10 नैनोमीटर है, 10 नैनोमीटर के डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स मिलके 100 नैनोमीटर का एक नैनो मटेरियल बना रहे हैं। तो हम उस नैनो मटेरियल को क्या कहें, इस सेल्फ असेंबली अप्रोच को क्या कहेंगे, दिस इज़ बॉटम अप, क्योंकि स्मॉलर स्केल से बिट हायर स्केल पे मटेरियल बना है। सो बेसिक कंपोनेंट्स माइनर स्केल पे हैं, लोअर स्केल पे हैं, और जो नैनो मटेरियल डिज़ाइन हुआ है वो नैनो स्केल पे हायर स्केल पे है। तो इसलिए हम इस अप्रोच को कहेंगे बॉटम अप अप्रोच। And in this case, the nanomaterials are engineered from their component atoms or building blocks, such as buckyballs। अच्छा, इसके एग्जांपल्स हैं, buckyballs है, कार्बन नैनोट्यूब्स हैं, एंड क्वांटम डॉट्स हैं। buckyballs क्या है कि ये ऐसे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर से डिफरेंट एक सर्कुलर बॉल की तरह का एक मटेरियल बनता है, लेकिन उसका साइज़ भी नैनो स्केल पे ही होता है।
ठीक है, और इसी तरह बकी बॉल्स हैं, फ्लोरीन्स हैं। बेसिकली ये क्या है, एट कार्बन 60, इसमें 60 कार्बन्स ऐसे हेक्सागोनल शेप में अलाइन होते हैं कि ये एक स्फेरिकल बॉल की शक्ल में बनते हैं, जिसको बकी बॉल्स बोलते हैं, दैट इज़ बकी बॉल्स। तो ये एग्जाम्पल है बॉटम अप सेल्फ असेंबली अप्रोच की। सो नेक्स्ट है हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन में क्या होगा कि एक नैनो मटेरियल अप से डाउन जाएगा। टॉप मतलब हायर स्केल से डाउन की तरफ जाएगा, डाउन स्केलिंग होगी उसकी। सो दिस टॉप डाउन अप्रोच क्रिएट्स स्मॉलर एंड स्मॉलर structures down to nanostructures। मतलब वो इतने जो बल्कि मटेरियल्स हैं उनको इतने स्मॉल साइज पे लेके आएंगे कि हम उनको नैनो स्ट्रक्चर्स कहेंगे। So it creates, the top down approach creates smaller and smaller structures down to nanoscale, employing manufacturing methods such as lithography। लिथोग्राफी में हम क्या करते हैं, ये एक डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन इसमें हम नॉर्मली क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बल्कि मटेरियल है, उसको उसके नैनो स्केल पे जो कंपोनेंट्स होंगे उसमें कन्वर्ट कर देंगे। सो इस अप्रोच को हम कहेंगे दिस इज़ टॉप डाउन अप्रोच। इसमें हम एक हायर स्केल से नैनो स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें क्या आएगा, चिप्स एंड प्रोसेसर्स। प्रोसेसर्स को बनाने के लिए आप जब फाइनल मटेरियल, फाइनल लुक्स उसकी देखते हैं तो वो बहुत ही फाइन, इवन उसमें जो सर्किट है वो नेकेड आई से समटाइम्स नज़र भी नहीं आ रहा होता, ठीक है। तो इसी तरह जो प्रोसेसर्स और चिप्स हैं वो हम बल्कि मटेरियल से उस नैनो स्केल तक लेके आते हैं, इसलिए इनको टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स। टाइप्स ऑफ नैनो मटेरियल्स, इसमें 3 तरह की टाइप्स आती हैं। पहली है जो नेचुरली अकरिंग आ जाएंगे, नेचुरली अकरिंग नैनो मटेरियल्स होंगे। सेकंड पे ह्यूमन ओरिजिनेटेड हैं, जो मतलब मैन मेड हैं, इंसान ने खुद बनाए होते हैं, दैट इज़ ह्यूमन ओरिजिनेटेड। बट वो क्या है, वो किसी भी सिंथेटिक प्रोसेस के दौरान इंसिडेंटली डिस्कवर हो जाते हैं, ठीक है, उनको हम इंसिडेंटल कैटेगरी में रखेंगे। और थर्ड है दैट इज़ ह्यूमन ओरिजिनेटेड बट दीज आर इंजीनियर्ड, जो रैशनली इंजीनियर किए जाते हैं, एक प्लान के तहत डिज़ाइन करके उनको इंजीनियर करवाया जाता है फॉर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर द पर्पस ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो इसमें सबसे पहले जो नेचुरली अकरिंग है उसमें क्या आता है, फॉरेस्ट फायर, सी स्प्रेज। फॉरेस्ट फायर में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट में अगर किसी भी जंगल में जब आग लगती है तो उससे क्या होता है, हवा में जो ऐश पार्टिकल्स उड़ रहे होते हैं उनमें भी कुछ नैनो पार्टिकल्स होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि फॉरेस्ट फायर में भी नैनो मटेरियल्स पाए जाते हैं और वो नेचुरली अकरिंग होते हैं,
ठीक है, क्योंकि वो कोई बना नहीं रहा होता, वो नेचुरली आग की वजह से बन रहे होते हैं। देन सी स्प्रेज, देन मिनरल कंपोजिट्स, then volcanic ash and वायरसेस। जो वायरस हैं वो भी नेचुरली अकरिंग नैनो मटेरियल्स में आते हैं। और वोल्केनिक ऐश, जो वोल्केन्स फटते हैं या लावा फटता है, उस आग के उन पार्टिकल्स में भी नैनो मटेरियल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इंसिडेंटल, ह्यूमन ओरिजिनेटेड बट इंसिडेंटल। इसमें आ जाएगा कुकिंग स्मोक, जो फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन, जैसे मोमबत्ती जल रही होती है तो उसके सूट में भी कार्बन नैनो पार्टिकल्स होते हैं। उस सूट से भी हम कार्बन नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं, लेकिन बेसिकली हम उनको ऑब्टेन उसी सोर्स से करते हैं। कैंडल जला के जो ऊपर ब्लैक पार्टिकल्स बनते हैं उनको हम कलेक्ट करके फिर उससे कार्बन नैनो पार्टिकल्स प्यूरिफाई करते हैं और बनाते हैं। अच्छा, ये हो गया। कुकिंग स्मोक में भी ऐसे ही होता है कि स्मोक में भी नैनो पार्टिकल्स होते हैं। देन डीजल एग्जॉस्ट, डीजल जो इंजन में जल रहा होता है वो जब बाहर एग्जॉस्ट होता है तो उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। देन वेल्डिंग फ्यूम्स, वेल्ड करने में, क्योंकि आपको पता है वो आयरन होता है, ठीक है, तो उसको इतने हाई टेम्परेचर पे वेल्ड कर रहे होते हैं तो उसकी चिंगारियाँ जो उठती हैं उनमें भी नैनो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। देन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स, अच्छा, इंडस्ट्रीज़ जो वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं उनमें भी एज इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स नैनो मटेरियल्स पाए जाते हैं। देन सैंड ब्लास्टिंग, सैंड ब्लास्टिंग में भी नैनो मटेरियल्स होते हैं, चाहे इनकी ज़्यादा क्वांटिटी हो या कम हो, बट अब बात अभी हो रही है कि प्रेजेंट होते हैं और इतनी अमाउंट में होते हैं कि हम उनको वहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आ जाता है ह्यूमन ओरिजिनेटेड नैनो मटेरियल्स बट दीज आर इंजीनियर्ड। इसमें आ जाते हैं मेटालिक नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स को हम NPS, एस स्मॉल और NP कैपिटल भी एब्रीविएशन में लिखते हैं, मेटालिक नैनो पार्टिकल्स। देन क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स एक्चुअली मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, इसलिए हम इनको और इनको स्पेसिफिक रीजंस की बेस पे क्वांटम डॉट्स कहा गया, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टी इनकी होती है कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। देन बकी बॉल्स, नैनो ट्यूब्स, सनस्क्रीन पिगमेंट्स एंड नैनो कैप्सूल्स, इन सब में ये सारे ऐसे मटेरियल हैं जो कि इंजीनियर्ड नैनो मटेरियल हैं। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर हम इनमें से किसी एक मेटालिक नैनो पार्टिकल्स को ही कंसीडर कर लें, फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड नैनो पार्टिकल्स, तो इनको हम जनरली कहेंगे नैनो मटेरियल्स, जिंक ऑक्साइड नैनो मटेरियल्स, बट उसमें आगे बहुत सारी शेप्स आ जाती हैं। मटेरियल एक ही है जिंक ऑक्साइड, लेकिन नैनो स्केल पे इसकी शेप्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और वो क्या क्या शेप्स पॉसिबल हैं, फॉर एग्जांपल नैनो पार्टिकल्स, नैनो शीट्स, nanotubes, NT stands for nanotubes, then micro rods। इवन इसके जो रॉड्स बनते हैं उनका साइज माइक्रो स्केल तक जाता है, इसलिए हम इसको माइक्रो रॉड्स कहते हैं। और जो ट्यूब्स बनती हैं उनका साइज नैनो स्केल में रहता है, इसलिए हम इसे नैनो ट्यूब्स बोलते हैं। और इसी तरह डिफरेंट मटेरियल्स की इन शेप्स के अलावा डिफरेंट शेप्स भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल नैनो फ्लावर्स बनते हैं, जैसे एक आम बड़ा वाला फ्लावर होता है, बिल्कुल वैसे ही नैनो स्केल पे भी ऐसे फ्लावर्स डिज़ाइन किए गए हैं, नैनो फ्लावर्स हैं। देन स्पाइरल्स हैं, जैसे कॉइल की शक्ल में होती हैं। तो ये डिफरेंट शेप्स कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंट शेप्स की जो कि पॉसिबल हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं व्हाई दे आर यूज्ड एंड वेयर दे आर यूज्ड, मीन देयर एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में सबसे पहले आता है एट नैनो स्केल द मटेरियल प्रॉपर्टीज चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट नैनो स्केल द मटेरियल प्रॉपर्टीज चेंज। So this is the basic reason why they are used, because the material properties would change at nanoscale.
फॉर एग्जाम्पल देयर मेल्टिंग पॉइंट, ये हम कंपेयर कर रहे हैं विद बल्की मटेरियल, ठीक है। बल्कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ और होती हैं। नैनो स्केल पे अगर वही मटेरियल आ जाए, जैसे जिंक ऑक्साइड ही है, ठीक है, या गोल्ड ले लें, गोल्ड जो ज्वेलरी की फॉर्म में पहनते हैं घरों में, नॉर्मल इंडिया और पाकिस्तान में नॉर्मल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम गोल्ड को ही लें तो क्या होता है, कुकिंग के दौरान ज्वेलरी पहन के रखते हैं, इवन हाई टेम्परेचर पे, बहुत लो टेम्परेचर पे, जैसे सर्दियों में, गर्मियों में, डिफरेंट वेदर कंडीशंस में, बारिश में, तो ये पहनना होता है। एंड इट इज़ इनर्ट, नॉर्मली ये किसी चीज़ से, एसिड वगैरह से या बाकी चीज़ों से रिएक्ट नहीं करता, पानी से या इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से, डिफरेंट चीज़ों से। इलेक्ट्रिसिटी तो ना कंसिडर करें अभी, बट नॉर्मली ये रिएक्ट नहीं करता विद डिफरेंट मटेरियल्स, नॉर्मली पानी से या दूसरे रिएजेंट्स के साथ। बट अगर हम नैनो स्केल, अच्छा पहले जनरली आ जाएं, नैनो स्केल पे प्रॉपर्टीज़ कौन सी चेंज कर जाती हैं? मेल्टिंग पॉइंट है, फ्लोरेसेंस है, फ्लोरेसेंस के अलावा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा ये भी पॉसिबल है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पहले ना हो बल्कि मटेरियल की और नैनो स्केल पे हो जाए, और ये भी पॉसिबल है कि बल्कि मटेरियल की हो और नैनो स्केल पे ना हो। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, प्रॉपर्टीज़ जो कि चेंज कर जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोल्ड की एग्जाम्पल ले लें तो बल्क गोल्ड इज़ इनर्ट बट द नैनो गोल्ड इज़ हैज़ हाई कैटालिटिक एक्टिविटी, ठीक है। जो नैनो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड हैं या गोल्ड नैनो पार्टिकल्स, दीज आर हाईली catalytic, these show high catalytic activity, या ये कह लें कि ये कैटालिटिकली एक्टिव होते हैं, दे शो द हाई कैटालिटिक एक्टिविटी, या दीज आर कैटालिटिकली एक्टिव। जब आप एक्टिविटी कहेंगे तो वो प्रॉपर्टी में आ जाएगा, अगर आप कैटालिटिकली एक्टिव कहेंगे तो ये इनका एक प्रोनाउंसिएशन में आ जाएगा, उनकी प्रॉपर्टी आ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी में आएगा, दे रिटेन हाई सरफेस एरिया, क्योंकि देखिए नैनो स्केल पे है तो इतने स्मॉलर स्केल पे डेफिनेटली उनका वेट इतना नहीं होता या वॉल्यूम कम लेते हैं, बट सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल नैनो पार्टिकल्स हैं या नैनो शीट्स हैं तो क्या होगा, सरफेस एरिया डेफिनेटली ज़्यादा है, और बट उनका जो वॉल्यूम है वो कम होगा। सो वी मे से दैट देयर सरफेस एरिया is larger, so a greater amount of the material comes in contact with the surrounding material, मतलब कि अपने सरफेस एरिया ज़्यादा होने की वजह से ये इजीली दूसरे मटेरियल्स के साथ अपने सराउंडिंग मटेरियल के साथ इन कांटेक्ट आ जाएगी, और यही रीज़न है कि इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। एज अ रिजल्ट देयर रिएक्टिविटी would be increased, or they will show the increased reactivity. Yes. Third property is that their properties can be tuned by varying the size of the particles. अगर हम साइज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, पहले हम नैनो स्फीयर्स बनाते हैं या नैनो पार्टिकल्स हैं, देन हम नैनो रॉड्स बनाते हैं, तो इससे हम क्या करते हैं, इनका साइज़ हम कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा ये आगे किस चीज़ में यूज़ होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल चेंजिंग द फ्लोरेसेंस द कलर कॉजेज पार्टिकल आइडेंटिफिकेशन। जब हम साइज़ चेंज करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि उनकी जो फ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी, और उसकी वजह से एक जो स्पेसिफिक कलर आएगा
फॉर एग्जांपल नैनो पार्टिकल्स का फ्लोरिसेंट कलर और है और नैनो रॉड्स का फ्लोरिसेंस कलर और आ जाता है, डिफरेंट आ जाते हैं। तो इस वजह से हम क्या कर सकते हैं कि उनके पार्टिकल शेप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, साइज को ट्यून किया जा सकता है, वो किस चीज़ को कंट्रोल करती है, फ्लोरिसेंस को, और उस फ्लोरिसेंस अगर चेंज होती है तो उससे हम उनके कलर की बेस पे उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज द लिंकेज बिटवीन देयर प्रॉपर्टीज एंड देयर एप्लीकेशंस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है देयर कम्प्लेक्सिटी। नॉर्मली सिंपल भी होते हैं बट कम्प्लेक्स नैनो मटेरियल्स भी होते हैं। सो देयर कम्प्लेक्सिटी ऑफर्स अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। कम्प्लेक्सिटी को फंक्शंस से इंटरलिंक किया गया है। फॉर एग्जाम्पल नैनो सिलिका, इसको सेकेंडली क्या बोलते हैं, एमॉर्फस सिलिका फ्यूम्स, दैट इज एमॉर्फस सिलिका फ्यूम्स। और ये क्या करते हैं, दीज द नैनो सिलिका इन अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। ये कहाँ यूज़ की जाती है, इन अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट में। ठीक है, ये एक्चुअली ये नैनो मटेरियल्स कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं और इनका अगर रिस्क फैक्टर देखें तो वो उतना ही है जितना कि पहले जो कन्वेंशनल मटेरियल्स थे उनका है। और उसके अलावा ये नॉन टॉक्सिक सिलिका डस्ट की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब इसकी जो सिलिका डस्ट होती है वो नॉन टॉक्सिक होती है। और इसके अलावा अगर हम दूसरे बल्कि मटेरियल्स के साथ कहें तो हम उनको कहेंगे वो नॉन नैनो मटेरियल्स हैं। बट ये टर्म ज़्यादा बेहतर नहीं है यूज़ करना, इसलिए आप जनरली बल्कि मटेरियल ही कहेंगे, बट इन रैंडम कंडीशंस दिस टर्म कैन बी यूज्ड। ओके, सिलिका डस्ट जो है वो बल्कि मटेरियल है और सिलिका डस्ट को हम कंक्रीट में यूज़ करते हैं एज अ कंपोनेंट। तो अगर हम इस सिलिका डस्ट की टॉक्सिसिटी को नैनो सिलिका की टॉक्सिसिटी से कंपेयर करें तो ये इनका ये पैरामीटर ऑलमोस्ट सेम आता है। ठीक है, जितनी हैजर्डस ये होगी उतनी ही हैजर्डस ये है, बट नॉर्मली दीज आर नॉन टॉक्सिक। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम इन्हें इंगल्फ करना शुरू कर दें, इट डजंट मीन दैट। सो नॉर्मली अगर मतलब ये है कि अगर ये स्किन के साथ कांटेक्ट में आ जाएं, ठीक है, नेकेड स्किन के साथ, तो दैट इन दैट फॉर्म दीज आर नॉन टॉक्सिक। तो उसके बाद सेकंड एग्जांपल है नैनो प्लाटिनम या प्लाडियम। नैनो प्लाटिनम या प्लाडियम, ये कहाँ यूज़ होते हैं, दिस आर इन व्हीकल कैटालिटिक कन्वर्टर्स। व्हीकल कैटालिटिक कन्वर्टर्स में ये यूज़ किए जाते हैं और इनका हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम होता है, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो ज़्यादा होती है और इस वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी है या एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नैनो प्लाटिनम या प्लाडियम के जब तो हम बात कर रहे थे नैनो प्लाटिनम या प्लाडियम के जब हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होगी तो एज अ रिज़ल्ट उनकी रिएक्टिविटी या एफिशिएंसी भी
ज़्यादा हो जाएगी। एंड आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज़ द क्रिस्टलाइन सिलिका फ्यूम अच्छा, ये सारी एग्जांपल्स हैं नैनो मटेरियल्स की। ठीक है, क्रिस्टलाइन सिलिका फ्यूम इज़ यूज्ड एज एन एडिटिव इन पेंट्स एंड कोटिंग्स। ठीक है, ये एज एन एडिटिव यूज़ होता है और किस में यूज़ होता है? पेंट्स में और कोटिंग्स में। और ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट करते हैं? दे गिव द सेल्फ क्लीनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, मटेरियल्स को क्या करते हैं? वो सेल्फ क्लीनिंग के तौर पे उनमें प्रॉपर्टी बिल्ट इन कर देते हैं। एंड देयर नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स। आपको पता है कि सिलिका ये डिफरेंट शेप्स में पाया जाता है। एक तो ये है कि समटाइम्स ऐसे प्लांट्स जिनमें सिलिका का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, हम इवन हाथ भी लगाएं तो हाथ पे कट लग जाते हैं। इसी मुनासबत से यहाँ जो क्रिस्टलाइन सिलिका फ्यूम्स हैं, इसकी नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और इसके शार्प एजेस होते हैं, और उस वजह से हम ये कह सकते हैं कि इट्स नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स and sharp edges make it highly toxic. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ इनको हाईली टॉक्सिक बना देती हैं और इसी वजह से इनको हम अगर कभी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो जाता है, ठीक है, अगर स्किन एक्सपोज होती रहती है ऐसे पेंट्स या कोटिंग्स के साथ, तो ये एक डिजीज़ कॉज करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज सिलिकोसिस। सिलिकोसिस नाम की डिजीज़ कॉज करते हैं और इसलिए बेहतर है कि पेंट्स या कोटिंग्स वगैरह को स्किन के साथ स्किन को एक्सपोज ना किया जाए। नेक्स्ट है हमारे पास generations of nanomaterials. There are 4 generations of these nanomaterials. The first one is passive nanostructures. The second one is active nanostructures. The third one is systems of nanosystems. Or you may also say the nanosystems, and the fourth one is molecular nanosystems. अच्छा, इसलिए हम इसको कर देते हैं सिस्टम्स, सिस्टम्स ऑफ नैनो सिस्टम्स, एंड फोर्थ वन आ जाएगा मोलेकुलर नैनो सिस्टम्स। जब हम सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ आते हैं तो तब हम उनको नैनो सिस्टम्स बोल देते हैं। अच्छा, अब आ जाएंगे पैसिव नैनो स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। दीज आर डिस्पर्स्ड एंड कॉन्टैक्ट नैनो स्ट्रक्चर्स। ये बेसिकली फर्स्ट जनरेशन नैनो स्ट्रक्चर्स हैं। ये सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन नैनो स्ट्रक्चर्स या नैनो सिस्टम्स। अच्छा, फर्स्ट जनरेशन इनमें आ जाता है कि ये डिस्पर्स्ड होते हैं और कॉन्टैक्ट नैनो स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एरोसोल कह लें, एरोसोल्स के अलावा कोलाइड्स। ठीक है, कोलाइड्स, इनको हम डिस्पर्स्ड या कॉन्टैक्ट नैनो स्ट्रक्चर्स कहते हैं।
डिस्पर्जन्स, आपको अगर फिजिकल केमिस्ट्री का आप कोर्स पढ़ते हैं देन यू विल बी फेमिलियर विद कोलाइड्स एंड डिस्पर्स्ड मटेरियल्स, या डिस्पर्स्ड सॉल्यूशंस और कोलाइडल सॉल्यूशंस और एरोसोल्स भी। अच्छा, नैनो टेक्नोलॉजी के केस में जो फर्स्ट जनरेशन नैनो मटेरियल्स हैं वो एज एरोसोल या कोलाइड्स एग्जांपल्स हैं इनकी, और वो किस फॉर्म में होते हैं, दीज आर डिस्पर्स्ड एंड कॉन्टैक्ट नैनो स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में। इसकी एक कैटेगरी ये है, और सेकंड वन इसी की पैसिव नैनो स्ट्रक्चर्स की ही ये है कि ये ऐसे प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं कि जिनसे जो नैनो स्ट्रक्चर्स हैं ऐसी वाली वो आगे पेनिट्रेट कर जाती हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स इनकॉर्पोरेटिंग नैनो स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल द कोटिंग्स, नैनो पार्टिकल, रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स। अच्छा, सेकंड में आप जनरली इनकी जस्ट एग्जांपल्स भी मेंशन कर सकते हैं, दैट आर कोटिंग्स, नैनो पार्टिकल, रीइंफोर्स्ड कंपोजिट्स। जैसे आपको पता है कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए सिलिका फ्यूम्स यूज़ हो रहे थे प्रीवियस एग्जांपल में। अच्छा, उसके अलावा नैनो स्ट्रक्चर्ड मेटल्स आ जाएंगी, पॉलीमर्स आ जाएंगे और सिरेमिक्स। ठीक है, इनकी एग्जांपल्स ये आ जाएंगी, एरोसोल्स, कोलाइड्स, कोटिंग्स, पॉलीमर्स, सिरेमिक्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स। इसमें कौन से नैनो स्ट्रक्चर्स किस टाइप के आएंगे, दैट वुड बी बायो एक्टिव। ठीक है, वो बायोलॉजिकली एक्टिव मटेरियल्स होंगे और उनके हेल्थ इफ़ेक्ट्स होंगे, इसलिए हम उनको बायो एक्टिव विद हेल्थ इफ़ेक्ट्स नैनो स्ट्रक्चर्स कहेंगे। और फॉर एग्जांपल टारगेटेड ड्रग्स होंगी, बायो डिवाइसेस होंगी, और उसकी सेकंड एक कैटेगरी ये आ जाएगी, दूसरी कैटेगरी उसकी आएगी दैट इज़ फिजिको केमिकल एक्टिव। एक बायो एक्टिव और दूसरे फिजिको केमिकल एक्टिव। ठीक है, एक बायो एक्टिव और दूसरे फिजिको केमिकल एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स होंगी। और फॉर एग्जांपल अच्छा, टारगेटेड ड्रग्स और बायो डिवाइसेस वो बायो एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स की डिवाइसेस होंगी, और जो फिजिको केमिकल एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स होंगी उनकी एग्जांपल्स आएंगी 3D ट्रांजिस्टर्स, एम्पलीफायर्स, एक्चुएटर्स, एडेप्टिव स्ट्रक्चर्स। इसलिए आपने बहुत स्पेसिफिक रहना है इनकी एग्जांपल्स के लिए, ये नहीं करना कि बायो एक्टिव को आप कहें कि ये पैसिव हैं और पैसिव वालों एरोसोल्स को कहें कि वो एक्टिव हैं, ऐसा नहीं करना। जिसकी जो एग्जांपल है आप उसमें बी स्पेसिफिक। थर्ड आ जाता है सिस्टम्स ऑफ नैनो सिस्टम्स। सिस्टम्स ऑफ नैनो सिस्टम्स में क्या आएगा कि फॉर एग्जांपल this category or the third generation nanosystems would include guided assembling, 3D networking and new hierarchical architecture, robotics and evolutionary nanostructures. ठीक है, फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स, जैसे एक मैक्रो रोबोट होता है जो कि आम इंसान को नज़र भी आता है, और आजकल नॉर्मली वो डिफरेंट इवन वीज़ा सेंटर्स, अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ विज़िट करें तो वीज़ा सेंटर्स पे या डिफरेंट रेलवे स्टेशंस पे, मेट्रो स्टेशंस पे, एयरपोर्ट्स पे, डिफरेंट जगहों पे रोबोट्स रखे होते हैं उन्होंने। वो क्या करते हैं कि आप उन्हें जस्ट ऑर्डर करें या आप उनको ऑपरेट करें और वो ऑटोमेटिकली आपको उसी चीज़ का प्रिंट आउट दे देगा, या डिफरेंट तरह के टास्क्स उन रोबोट्स को असाइन किए होते हैं जो कि वो परफॉर्म कर रहे होते हैं डिफरेंट जगह पे, डिटेक्शन के भी, प्रिंटिंग के भी। इसी तरह देयर आर अ सीरीज ऑफ द फंक्शंस द रोबोट्स कैन परफॉर्म। लेकिन अगर आप नैनो स्केल पे आएँ तो नैनो रोबोट्स भी क्या करते हैं, बहुत हाईली इम्पॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप रोबोट्स को आपने इंजीनियर करके उनमें ये कैपेबिलिटी रखी हुई है कि फॉर एग्जांपल कोई वेक्टर है और इसने इस वेक्टर में किसी एक जीन को पे काम करना है, उसकी रिपेयरिंग करनी है,
ठीक है, वो डैमेज्ड है तो उसकी रिपेयरिंग करनी है, दिस वुड बी हाईली स्पेसिफिक इन इट्स फंक्शन। तो आप इसको इंजेक्ट करेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर या रैट्स या एनिमल मॉडल्स के अंदर, तो वो नैनो रोबोट्स अपना फंक्शन वेल परफॉर्म करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये एग्जांपल दिया कि वेक्टर में किसी जीन की रिपेयरिंग, और वो आएगा आगे जीन थेरेपी में, ठीक है। इसकी एग्जांपल जस्ट रोबोटिक्स है, आपको आइडिया देने के लिए कि रोबोटिक्स काम कैसे करते हैं एट नैनो स्केल, वो उसकी एग्जांपल ये है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फोर्थ जनरेशन नैनो स्ट्रक्चर्स दैट आर मोलिकुलर नैनो सिस्टम्स। The fourth generation nanosystems include molecular devices by design, atomic design and emerging functions. ऐसी molecular devices जो कि डिज़ाइन के लिहाज से डिवाइसेस हैं, इसलिए हम कहते हैं मोलिकुलर डिवाइसेस बाय डिज़ाइन, क्योंकि नॉर्मली नेकेड आई से आप देख भी नहीं सकते और आप उसको डिवाइसेस कैसे कहेंगे जब आप एक चीज़ को रैशनलाइज ही नहीं कर सकते। देन यू मे से दैट मोलिकुलर डिवाइसेस बाय इधर डिज़ाइन, सिंपल डिज़ाइन के लिहाज से आप देख लें, उसको एटॉमिक डिज़ाइन के लिहाज से देख लें, या उसका फंक्शन देख लें। और फंक्शन वो ये तो नहीं करेगा कि जैसे एयरपोर्ट्स पे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि वो एयरपोर्ट्स पे प्रिंट आउट्स देना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो मोलिकुलर लेवल पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। इसलिए आप उनको या तो उनके जस्ट डिज़ाइन के बेस पे कह लें, एटॉमिक डिज़ाइन के बेस पे कह लें, या मोलिकुलर फंक्शन की बेस पे आप उनको कहेंगे कि ये मोलिकुलर डिवाइसेस हैं। So this is the end of our lecture. So thank you very much for watching the video. Please subscribe my channel and press bell icon to watch more videos. Thank you very much. Allah Hafiz.